Hello and welcome to IQ Insights. Hi guys, welcome to IQ Insights and आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, जिसमें हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के बारे में बात की थी। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हुए टॉपिक छोड़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। सो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? अगर आप इसकी ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ना पढ़े, पहले समझ लें फिर आप पढ़िएगा। बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी से हम समझते हैं जो भी आपकी बाउंड्री है। तो अगर मैं आपसे जनरली पूछूंगी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है इंडिया की, तो आप कहेंगे कि जो इंडिया का मैप है पूरा, ठीक है, आपके पूरा जैसे लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा आपका गुजरात से लेके कच्छ से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा आपका इंडिया जो है वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो आप गलत नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। बट एड ऑन टू दिस इज, सिर्फ इतना ही नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कहते हैं इसे हम। ओके, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो हैं, बट ये उससे बड़ा है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तक सीमित नहीं है, वो उससे थोड़ा बड़ा है। बड़ा कैसे? यानी जो भी हमारी चीज़, इंडिया का एग्जाम्पल लेता है, जो भी इंडिया की चीज़ किसी और देश में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, इंडिया का जहाज है, इंडिया का एयरक्राफ्ट है। ओके, वो अगर यूएस के किसी एयरपोर्ट पे खड़ा है तो वो जहाज जो है आपका, वो जो आपका एरोप्लेन है, वो जो आपका एयरक्राफ्ट है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? प्रॉपर्टी नहीं है, आई एम सॉरी, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है? आप तो कहोगे भाई यूएस में है। भाई वो एयरक्राफ्ट जो है वो यूएस में खड़ा हुआ है, यूएस देश की टेरिटरी में खड़ा है, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं। कोई भी एयरक्राफ्ट एंड मेनी मोर थिंग्स आर मैं भी डिस्कस करूँगी, वो अगर हमारा है, इंडिया का है, और वो दूसरे देश में खड़ा है, स्टिल वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तभी मैंने लिखा है इट इज़ बिगर दैन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। वो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर से भी बड़ा है। क्या क्या आता है? व्हाट इट इंक्लूड्स? ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ नेशन, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो वो रहता है। प्लस एयरक्राफ्ट्स, वाटरक्राफ्ट्स, शिप्स एंड ऑल, एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, सब कुछ जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा चलाया जा रहा है, यानी जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, यानी जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है और वो इंडिया में ही रह रहे हैं, तो वो सिटीजन्स भी हो सकते हैं। ओके, तो जो एयरक्राफ्ट्स, वाटरक्राफ्ट्स जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स यानी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स चला रहे हैं, और वो अगर किसी भी दूसरी कंट्री में खड़ा है, स्टिल वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है? किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। एम्बेसीज, देखो मैंने नॉर्मल रेजिडेंट में भी एम्बेसीज बोला था, बट वहाँ पे सिर्फ एम्बेसीज नहीं था, वहाँ पे एम्बेसीज में काम करने वाले लोगों की बात हो रही थी। यहाँ पर मैं एम्बेसीज की बात कर रही हूँ। अगर यूएस में इंडिया की एम्बेसी है ना, तो वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वहाँ कुछ भी होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ओके, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है एम्बेसीज। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मालदीव्स वो इंडिया की वो उसका इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सी लिमिट, अब सीज जो है वो पूरा सी तो हमारा नहीं हो सकता, तो एक उन्होंने न्यूमेरिकल फिगर दी कि इतना एरिया हर एक कंट्री का रहेगा। तो हर एक कंट्री का जो कोस्ट है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 1.8 समथिंग किलोमीटर्स होता है, उतना एरिया एक कंट्री का रहेगा। मतलब उतना एरिया तक वो कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का भी पार्ट है। सी में हम कहाँ तक कह सकते हैं कि ये हमारे तक है, यहाँ पे कुछ भी अगर ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द कंट्री, अगर इंडियन आर्मी अभी अफगानिस्तान में स्टेशनड है, या कभी बांग्लादेश गई है, कोई भी ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए, रशिया गया, यूक्रेन गया, किसी भी उसमें अगर वो बाहर गई है, इंडियन आर्मी जो इंडिया की है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया की है, अगर वो किसी और देश में भी है, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो स्टिल किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ओके, सारे बोट्स, वेसल्स, ऑयल सर्चिंग इक्विपमेंट्स जो फ्लोट कर रहे हैं पानी में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यूज़ किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? नॉर्मल रेजिडेंट इसको कर रहे हैं। हर जगह नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए वो, ठीक है। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये क्या इंक्लूड नहीं करता? ये नहीं करता एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अभी तो आपने बोला कि ये सब इंक्लूड होता है,
ध्यान से सुनो, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दूसरी कंट्री का अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर इंडियन एम्बेसी यूएस में है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो सिमिलरली अगर यूएस की एम्बेसी जो इंडिया में है तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। अब आप कहोगे अभी तो आपने बोला था कि पॉलिटिकल फ्रंटियर में पूरा जो है वो पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का। देखो, जैसे कि उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का इंडियन एम्बेसी पार्ट नहीं है, सिमिलरली उनकी एम्बेसी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। आई होप आई हैव मेकिंग सेंस। तो अगर इंडिया में कोई जापान की एम्बेसी है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का ऑफिस हो गया, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस इंडिया में हैं, पर वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो एक वर्ल्ड स्केल पे देखा जाता है, वो किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वो किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है। फाइन, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको पिछले नॉर्मल रेजिडेंट जब एक्सप्लेन करी थी कि कोई भी बैंक या कंपनी इंडिया, अगर कोई एक इंडियन बैंक या इंडियन कंपनी, जैसे एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडियन बैंक है, वो यूएस में उसकी एक ब्रांच है, ओके, उसकी एक यूएस में ब्रांच है। क्लियर? अब वो जो उसकी यूएस में जो ब्रांच है, ठीक है, उसमें जो वो लोग काम कर रहे हैं वो किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं? मैंने बताया था एसबीआई में कोई इंडिविजुअल जो भी काम कर, जो एसबीआई ब्रांच है, वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है? वो इंस्टीट्यूशन है, एक उनके इंडिविजुअल्स की बात भी नहीं कर रही मैं, एज अ होल इंस्टीट्यूशन। देखो आप, एसबीआई बैंक जो एज अ होल इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? क्या वो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट है कि इंडिया का? ऑब्वियसली कहाँ का? इंडिया का। इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। क्लियर? और वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। आई एम सॉरी, मैंने लास्ट चीज़ उल्टी बोल दी कि जो एसबीआई, आपकी सारे बैंक के ब्रांचेस वगैरह हैं, ये सारे जो हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ कर हैं? ये इंस्टीट्यूशंस जो है, कंपनीज या बैंक्स, एसबीआई जो हमने एग्जांपल लिया है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, ओके। बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? वो क्योंकि वो नॉर्मल कंपनीज और नॉर्मल बैंक्स हैं, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ डिप्लोमेटिक नहीं है, कुछ एम्बेसी वगैरह नहीं है, वो नॉर्मल कंपनी और नॉर्मल बैंक है, एसबीआई नॉर्मल बैंक है। तो अगर वो जिस भी कंट्री में लोकेटेड है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई अमेरिका का कोई बैंक ले लो आप, कोई भी बैंक जो अमेरिका का या कोई फ्रांस का, किसी का भी बैंक जो इंडिया में है ना, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका है? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बट वहीं अगर फ्रांस की एम्बेसी इंडिया में है तो वो फ्रांस की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। क्लियर हो गया? तो कोई भी कंपनीज और बैंक्स जो हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसके होंगे? वो डोमेस्टिक टेरिटरी होंगे आपके जिस कंट्री में वो इस्टेब्लिश्ड है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर भी मैं इस वीडियो में दूंगी, तो उसको चेक कर लेना। सो माई क्वेश्चन इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफ इंडिया क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर मैं इसका आंसर दूंगी एक साथ। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, एक इंडियन कंपनी है, जापानीज ने, एक जापानीज है, वो एक इंडियन कंपनी चला रहा है, मतलब एक इंडियन कंपनी है जिसका ओनर कौन है? जापानीज। तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? ठीक है, एक कंपनी है इंडिया में जिसका ओनर कौन है? जापानीज। तो क्या वो इंडियन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तो पहले क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, वो मैंने आपसे पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ, कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट? अमेरिका। तो अमेरिका की कंपनी कहाँ है? इंडिया में। तो मैंने अभी क्या बताया, कोई भी कंपनी या बैंक किसी और कंट्री का किसी और कंट्री में है तो वो कहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी है? किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? वो जिस कंट्री में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया हो रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में है। या अगर मैं कहूँ ये नॉर्मल रेजिडेंट है इसका, तो नॉर्मल रेजिडेंट वो यूएस का है, पर डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ का है? वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। एम आई मेकिंग सेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि एक कंपनी है इंडिया में, ओनर कौन है? जापानीज। तो यानी नॉर्मल रेजिडेंट तो नहीं है भाई, जापानीज है उसका,
पर कंपनी कहाँ है? इंडिया में है। कंपनी कहाँ है? इंडिया। ओनर चाहे कोई भी हो, पर कंपनी कहाँ है? इंडिया में है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की नहीं है, वो जापानीज़ का होगा क्योंकि ओनर जापानीज़ है। ठीक है, तो डोमेस्टिक ये आप ऐसे हेडलाइन बना लीजिए जैसा आप चाहें कि कंपनीज एंड बैंक्स आर normal resident of, let's take an example of India, but are not the part of domestic territory of India. ये आप नोट कर लें प्लीज़। कंपनीज और बैंक्स दोनों की बात हो रही है। इंडिया की जगह कोई भी कंट्री को आप रिप्लेस करके देख लीजिएगा। आप पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे नॉर्मल रेजिडेंट के क्वेश्चन बोले थे उसके आंसर्स हैं। इंडियाज़ ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इसका आंसर है कि वो जो है वो इंडिया का रेजिडेंट है। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इंडियंस गोइंग पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, ये इंडियंस जो होंगे ये इंडिया के रेजिडेंट हैं। ठीक है, और इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ये इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट है। सो आई होप आपको मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे दिए हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। अब अगर आप इस चीज़ पे गौर करेंगे, इट रेफर्स टू ऑल दोज ऑपरेशनल एरियाज विच जनरेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो हमने एरियाज़ की बात की है ना, इन सबसे हमारा कहीं ना कहीं से कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता होगा। तो वो जो वहाँ से जो डोमेस्टिक इनकम आती होगी ना, मतलब अब मान लीजिए एम्बेसी जो वहाँ पर है, यूएस में एम्बेसी है इंडिया की, तो उस एम्बेसी से कोई तो इनकम आती होगी, कहीं से भी पैसा जो भी आता होगा, तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी, राइट। अब वो जो डोमेस्टिक इनकम होगी ना, तो वो हमारा क्या जनरेट करे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट जनरेट करिए। तो यानी इट रेफर्स टू ऑल दोज ऑपरेशनल एरिया विच जनरेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो सब एरिया ना कोई कैसे ना कैसे करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, तभी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट्स करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल में जंप करेंगे।